इलेक्शन रिजल्ट्स अब आ गए हैं। 240 पे बीजेपी रुक गई है। जो इंडिया अलायंस है उसने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। 292 सीट यहाँ पे एनडीए को मिली है और 232 के करीब सीट जो है वो इंडिया अलायंस को मिली है। कांग्रेस की 99 सीटें, 37, समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पे सपा आई है। तो लोकसभा इलेक्शन ने सब कुछ बदल के रख दिया है इस बार। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? 8 जून, डेट नोट कर लीजिए, यानी कि नरसों प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लेंगे। तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को इन्होंने इक्वल तो कर लिया है। तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन 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 ये डगर इतनी आसान नहीं होगी गुरु। 10% में चांस दूंगा, 10%। बहुत अच्छा इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है कि इसमें जो बीजेपी के साथ जो एनडीए के अलायंस है, कौन इनके साथ रहेगा और कौन भाग सकता है। तो मैं यहां पे जेडीयू और टीडीपी की बात करूंगा। तो वैसे तो 90% देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये साथ में ही रहेंगे, बट 10% देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जा भी सकते हैं। और उस समय देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनते हैं कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं। मुझे लगता है कि अगर इंडिया अलायंस अभी भी नीतीश कुमार को बुला के बोल दे प्रधानमंत्री बन जाओ, या चंद्रबाबू नायडू को बोल दे, तो कुछ भी हो सकता है। यू नेवर नो। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो दोनों के ही संपर्क में है। बट ये अब ऑफिशियल हो गया है कि फिलहाल तो जो अलायंस है वो एनडीए के साथ जाएगा। मतलब जो टीडीपी और जेडीयू हैं वो एनडीए के साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे और साथ में मिलकर सरकार बनेगी। लेकिन क्योंकि 240 पे बीजेपी रुक गई है, तो ये एक बड़ी डाइसी सी सिचुएशन है कि कौन आगे सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि अभी 5 साल है और कोalition में ये एक बहुत बड़ा खतरा होता है, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो एरा ऑफ कोalition रिटर्न्स। तो जहां पे पिछली बार बीजेपी ने अकेले दम पे 303 के करीब सीटें जीती थी, इस बार वो सिर्फ और सिर्फ 240 पे ही रुक गई है। ठीक है, तो 272 का जो जादुई आंकड़ा है वो पार नहीं कर पाई है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे टीडीपी की, ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी की। तो देखिए टीडीपी की अगर बात करते हैं, तेलुगु देशम पार्टी की बात करते हैं, तो ये आपको पता है कि एन चंद्रबाबू नायडू ये चीफ मिनिस्टर अब तीसरी बार बन गए हैं। आंध्र प्रदेश को इन्होंने जीत लिया है, राइट। तो फ्रीबीज जो है वो काम नहीं की केसीआर के लिए। तो इस समय चंद्रबाबू नायडू जो है वो शपथ लेंगे। 2024 के जो असेंबली इलेक्शन है उसमें आसानी से इनको बहुमत मिल गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय टीडीपी जो है वो दूसरे नंबर की पार्टी है जो लीड कर रही है। 1996 में 1996 में टीडीपी ने एनडीए को ज्वाइन किया था और 1999 में पहली बार एन चंद्रबाबू नायडू जो है वो चीफ मिनिस्टर बने थे। मैंने इनकी बायोग्राफी रिव्यू की है, तो जो इंटरेस्टेड है वो लेक्चर देख सकते हैं। और उसके बाद फिर 2014 से 2019 तक भी ये रहे थे, लेकिन 2019 में फेरबदल हुआ था। अब क्या था कि 2019 में ही 2019 में ही इन्होंने 2018 में इन्होंने एनडीए को छोड़ दिया था। अब जब इन्होंने एनडीए को छोड़ा तो इन्होंने को 2 सीटें मिली थी। हमेशा से ये एनडीए के साथ ही रहे हैं, मतलब बीजेपी के साथ रहे हैं। और जब ये गए, हट के गए, अब नरेंद्र मोदी बड़ा फैक्टर थे और बहुत सारे इश्यूज भी थे, तो ये 2 सीटें मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। ये 2019 में इनको 23 सीट मिली थी जो असेंबली इलेक्शन हुए थे। बहुत खराब परफॉर्मेंस था, इट वाज और फिर 2019 जनरल इलेक्शन जब हुए तो टीडीपी ने कांग्रेस को यानी कि यूपीए को ज्वाइन किया, लेकिन फिर भी उसका कुछ फायदा मिला नहीं। अब देखिए मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एन चंद्रबाबू नायडू जा चुके हैं कांग्रेस के साथ। तो बच्चे ये राजनीति है, राजनीति, और राजनीति में सब जायज है गुरु। साम दाम दंड भेद, जीतना हर कीमत पे जीतना है। यही तो बड़ी दिक्कत है। कहते हैं ना घर घर में भी पॉलिटिक्स हो रही है, इसका मतलब यही है तुमको हरा के कैसे भी हराएंगे, लेकिन हराएंगे। हमारे पास ही सत्ता रहनी चाहिए, हमारे पास ही ताकत रहनी चाहिए। तो यही हमको देखने को मिल सकता है। इस समय पावर जो है वो टीडीपी के पास है। 30 के करीब सीटें जो हैं वो टीडीपी को इस समय मिली है। अगर टीडीपी अकेले ही हट जाए ना तो यहां पे सरकार मुश्किल में आ जाएगी बीजेपी की, मतलब एनडीए की। नो डाउट बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, 240 सीटें अभी भी, यानी कि जनादेश बीजेपी के साथ है, लेकिन इस बार सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डाइसी है। ठीक है, तो अब फिर फरवरी में इन्होंने, टीडीपी ने एनडीए को ज्वाइन किया। तो अब एन चंद्रबाबू नायडू जो है वो बीजेपी के साथ गए और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, क्योंकि 175 सीटें अभी जब असेंबली में इलेक्शन हुए हैं आसानी से इनको 134 सीटें मिलती हुई दिखाई दे गई। तो यानी कि एन चंद्रबाबू नायडू सीएम बन गए। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अभी तो टीडीपी और बीजेपी साथ में रहेंगे। मैं उसका रीजन बताता हूं क्यों टीडीपी शायद बीजेपी को नहीं छोड़ेगी
और एन चंद्रबाबू नायडू जो है वो बीजेपी को नहीं छोड़े। उसका रीजन ये है कि कांग्रेस ने ना अपना ग्राउंड खो दिया है फिलहाल आंध्रा में, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में भी अगर आप सीटों को देखो ना तो उसमें लोकसभा में भी टीडीपी को ही फायदा हुआ है। तो एक तो अभी कांग्रेस को रीगेन करने की जरूरत है। दूसरी चीज ये है ना कि जिस तरीके से एन चंद्रबाबू नायडू ने कैंपेन की वो प्रो मोदी थी, मोदी के साथ उन्होंने की और बीजेपी के लिए उन्होंने। अब अगर मान लीजिए वो छोड़ के जाएंगे ना तो बहुत बड़ा सवाल। एन चंद्रबाबू नायडू भी हालांकि पलटी मारते हैं, मारी उन्होंने पलटी, लेकिन नीतीश कुमार की तरह नहीं है वो। तो आप देखिए, ये मैं नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूं, ये राजनीति है, लेकिन सरकार बनानी है तो हर कोई अपने तरीके से सोचेगा। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि इस समय एन चंद्रबाबू नायडू के हक में नहीं होगा। और यही आर्टिकल भी, यही ऑथर भी कहते हैं कि वो एनडीए को छोड़ के जाए। तो फिलहाल तो ही विल स्टे विथ बीजेपी। तो इट मींस अगर टीडीपी जब तक बीजेपी के साथ है तब तक बीजेपी की नैया पार है। सेकेंड पॉइंट, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, नो डाउट इस समय जो कमान है वो टीडीपी के एन चंद्रबाबू नायडू के पास है, नो डाउट, ठीक है। और इसीलिए 8 जून को पीएम मोदी जो है वो शपथ ले रहे हैं। लेकिन एक और किंग मेकर हैं, हम कुछ कहे हैं आपसे, अरे कोई दिक्कत थी हमारे घर आ जाते, बैठ के बात कर लेते। तो जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार, चाचा भतीजा, कुछ कह रहे थे चाचा भतीजा। एक मैंने मीम देखा कि जो भतीजे हैं उनको सीएम बना के चाचा जो है वो पीएम हो जाए, मतलब नीतीश कुमार जो पीएम हो जाए। बड़े फनी फनी मीम्स आ रहे हैं यार, ठीक है, मीम्स की तो बाहर आ गई, मीम्स मार्केट जो है भर गया है। तो यहां अगर जनता दल यूनाइटेड की बात करें, जेडीयू की बात करें, तो देखिए नीतीश कुमार 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ थे, रेलवे मिनिस्टर थे। और नीतीश कुमार पर्सनली मुझे वो एक बहुत जबरदस्त नेता रखते हैं, क्योंकि पहले देखिए 2014 तक तो मैं बहुत ज्यादा उनको मानता था, लेकिन अभी सुशासन बाबू उनको टैग दिया गया था और उसके बाद ऐसा उनका पतन हुआ है ना कि वो बहुत लोगों की नजरों से हट गए। और इसमें कोई वो बात नहीं। प्रशांत किशोर बताते कि एक बेटे और पुत्र का रिलेशन था, लेकिन जिस तरीके से उनका फॉल हुआ है ना, अब वो रिलेशन पर्सनल रिलेशन हमेशा अपनी जगह है, लेकिन राजनीतिक रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे नहीं है। नीतीश कुमार जो है इस समय किंग मेकर की भूमिका में है। वही नीतीश कुमार जिन्होंने बोला था कि मैं बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा, मरते दम तक नहीं जाऊंगा, आज बीजेपी के साथ है वो। और एंड टाइम पे ये बीजेपी के साथ है एकदम, मतलब इलेक्शन से जस्ट पहले ये फैसला हुआ था कि जेडीयू जो है वो बीजेपी के साथ है। अगर जेडीयू नहीं रहती तो बहुत दिक्कत हो जाती। और सेम विथ टीडीपी। तो नीतीश कुमार को आपको पता ही है कि सबके हैं नीतीश, ये बड़ा मीम चलता है। कांस्टेंट फ्लिप फ्लॉप्स हमको देखने को मिला है। रेलवे मिनिस्टर रहे अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, लेकिन 2014 में रिफ्ट हुआ जब उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनके साथ मैं नहीं जाऊंगा, अगर वो पीएम बनेंगे, वो पीएम के कैंडिडेट होंगे तो हम एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं यहां पे पीएम बनने की महत्वाकांक्षा भी लगती है मुझे नीतीश कुमार की। अब देखिए, पर्दे के सामने कोई भी बोले, बट एवरीवन वांट्स टू बी दी प्राइम मिनिस्टर। हेलो मिस्टर, तो ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल देने वाला था, बट मुझे लगा कि शायद ये एग्जांपल सही नहीं होगा, है ना, छोड़ दीजिए, 1977 का जमाना, क्या ही दिक्कत है। तो यहां पे बात यह है कि नीतीश कुमार वांटेड टू बी, मतलब आई एम नॉट श्योर, बट हाँ एक महत्वाकांक्षा तो दिखती थी, क्योंकि उस समय नीतीश कुमार वर्सेस पीएम मोदी, और मुझे याद है बहस चलती थी कि अगर पीएम मोदी को कोई हरा सकता तो नीतीश कुमार है। तो एक डायरेक्ट कंपटीशन था। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम बने तो फिर यहां पे इन्होंने छोड़ दिया था, जनरल इलेक्शन में छोड़ दिया था इन्होंने, साथ छोड़ दिया था एनडीए का, ठीक है। अब 2013 में इन्होंने एनडीए छोड़ दिया, मतलब 2001 साल पहले जब ये अनाउंस हो गया कि कैंडिडेट जो है वो नरेंद्र मोदी होगी। बट उसके बाद फिर से इधर उधर जेडीयू अकेले नहीं गए। 2015 में जब असेंबली इलेक्शंस हुए तो महागठबंधन के साथ, जिसमें जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट पार्टी सब। उसके बाद फिर से 2017 में इन्होंने जेडीयू महागठबंधन को छोड़ दिया, फिर उसके बाद ये एनडीए के साथ चले गए। फिर 2021 में इन्होंने एनडीए को छोड़ दिया, वापस आरजेडी के साथ आ गए। फिर उसके बाद इन्होंने अभी आरजेडी को छोड़ दिया और वापस एनडीए के साथ आ गए। तो आप ये समझिए ना कि 2024 में दोबारा से एनडीए के साथ, यानी कि इधर उधर इधर उधर। अब फिर से लोकसभा इलेक्शन हो गए हैं। अब बात यह है कि इस समय 12 लोकसभा सीटें जो हैं वो इनके पास है। तो जेडीयू जो है, मतलब नीतीश कुमार एक किंग मेकर बन सकते हैं। और अब नीतीश कुमार तो एकदम रॉकी भाई की तरह ऐसे एकदम हाथ फैला के बैठे होंगे कि भाई देखो ये है मेरा रौला, ठीक है ना, ऐसा हूं मैं, ये है मेरा ऑरा, ये है मेरा रौला और ये है मेरा सब कुछ। तो ये है। हालांकि नीतीश कुमार भी मुझे लगता है कि नहीं जाएंगे, अभी एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे, क्योंकि तो बिहार के भी इलेक्शंस हैं,
दूसरा, अगर इतनी ज्यादा पलटी मारेंगे ना तो फिर बहुत ही खराब इमेज हो जाएगी। फिर तो देखिए पॉलिटिक्स में ना क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आया राम गया राम वाला बहुत लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल नहीं है। एन चंद्रबाबू नायडू ने एक ही बार बदला है, मतलब 2 बार बदली की है, बट वो सिचुएशन के हिसाब से बदली की। कभी कभी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता, बट नीतीश कुमार कई बार ऐसा कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी, लेट रामविलास पासवान की पार्टी। उनके बेटे चिराग पासवान ने 5 सीटें जीती हैं। अब उनके साथ वो विनिंग के साथ जाता है, जो जीता है उसी के साथ है। तो फिलहाल तो अभी एनडीए है, देखते हैं वो किस तरफ जाते हैं, बट उनकी लेगेसी यही रही है कि भाई, क्योंकि रामविलास जो लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी है वो एनडीए के साथ ही थी। रामविलास पासवान जो है वो मंत्री हुआ करते थे। ये चीज है। शिवसेना का यहां पे बहुत बड़ा रोल होने वाला है। देखिए महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन भी आने वाले हैं और ये महाराष्ट्र बहुत टेढ़ी खीर जो है वो साबित होगा बीजेपी के लिए। क्यों? क्या हम शिवसेना के साथ जाएं? सबसे पुराने समय से 1980 से शिवसेना जो है वो शुरुआत से ही बीजेपी के साथ है। शिवसेना और बीजेपी साथ में एक ही मुद्दे पे आए थे। बाल ठाकरे राम मंदिर की वकालत किया करते थे, बहुत कुछ है। तो ये सबसे पुराना गठबंधन शिवसेना और बीजेपी का है। अब उसके बाद क्या हुआ कि हाल में जब एकनाथ शिंदे शिवसेना अलग हुए, बहुत, क्योंकि देखिए जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से हम देख रहे हैं कि शिवसेना और बीजेपी के बीच में काफी दरारें चल रही। सामना में कुछ आर्टिकल छपते थे बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी वाले डिफेंड करते थे। तो ये बट ऑब्वियस हो गया था कि अब दोनों अलग ही होंगे, और हुए भी अलग। अब देखिए 2019 में जब महाराष्ट्र इलेक्शन में दोनों का जो रिश्ता है वो चला हट गया, मतलब शिवसेना जो है वो अलग हो गई। असेंबली इलेक्शन में जीते कौन? उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी, ये तीनों साथ में मिलकर सरकार बनाते हैं। बट एकनाथ शिंदे, देखिए 2014 से 2019 तक कौन? देवेंद्र फडणवीस वॉज द सीएम। लेकिन अभी क्या हो गया? सरकारी टूट गई। एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना से आते थे उन्होंने रिबेल कर दिया। यूबीटी जो है उद्धव ठाकरे ने अपनी फिर यूबीटी वो पूरी पार्टी बनाई। ठीक है, अब अभी एकनाथ शिंदे सीएम है, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस है, हम सबको पता है। लेकिन 2014 के भाई 24 के अब जो महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले वो सर पे है। और मुझे लगता है कि इस समय यहां पे बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलेगी, क्योंकि एक सिंपैथी की लहर महाराष्ट्र में भी इस समय शिवसेना ने कमाल किया है, मतलब यूडीपी उद्धव ठाकरे ने कमाल किया है, क्योंकि मैक्सिमम सीटें उनको मिली हैं। ठीक है, तो अब यहां बीजेपी यही चाहेगी कि इनको भी अंदर किया जाए, बट फिर एकनाथ शिंदे का क्या? वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है महाराष्ट्र में और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, राइट। बट देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले समय में, क्योंकि असेंबली इलेक्शन हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले हैं और महाराष्ट्र में पेच फंसा हुआ है। पीएम तो फिलहाल बहुत लोग कहते हैं राहुल गांधी पीएम बन जाएंगे, राहुल गांधी पीएम नहीं बनने वाले। ठीक है, अभी तो दूर दूर तक ऐसा नहीं, क्योंकि उनको ऐसे रिप्रेजेंट ही नहीं किया गया। ठीक है ना। और इंडिया अलायंस भी, जैसे कल ममता बनर्जी कह रही थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एनडीए के साथ दिक्कत है, इंडिया अलायंस के साथ भी दिक्कत है, क्योंकि मुश्किल है, अलायंस के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। तो फिलहाल तो प्रधानमंत्री मोदी ही पीएम बनेंगे, 8 जून को शपथ वही लेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया 5 साल चलाने हैं और कब क्या हो जाए यू नेवर नो। सबका साथ सबका विकास अब शुरू हो गई है, क्योंकि अभी तक नरेंद्र मोदी बहुमत के साथ आए थे, लेकिन इस बार क्या अटल बिहारी वाजपेयी की लेगेसी वो दोहरा पाएंगे, देखने लायक होगा। थैंक यू सो मच।